Good evening to all of you. So today we are joined by few of the members, Hisar branch along with Sonipat branch members. So first of all, I would like to request CA Saraj Jain, our current chairman, come and address the audience. Saraj Thank ji, you, please. पंकज भाई. Thank you, पंकज भाई. मैं आज हमारा 10 डे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का डे नंबर 8 है और मैं आज हमारे सभी मेंबर्स का फ्रॉम सोनीपत ब्रांच एंड फ्रॉम हिसार ब्रांच स्वागत करूंगा. एंड आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज फ्रॉम सोनीपत ओनली, सी सौरभ गौरी. एंड हमें काफी अच्छा लगता है कि ब्रांच के स्पीकर आगे अगर हमें हमारे ही ब्रांच के से होकर और ब्रांच के स्पीकर आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी ब्रांच काफी खुश होती है और ब्रांच भी आगे तरक्की करती है. और मैं सीए भरत जैन जी का भी स्वागत करूंगा. हिसार ब्रांच के चेयरमैन आदिश जैन जी हमारे साथ हैं और अदर कमेटी मेंबर्स का भी स्वागत है कि आप हमारे साथ को होस्ट में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं. एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. ओवर टू पंकज भाई. Thank you, Saraj ji. So now we are having very dynamic person, CA Bharat Jain ji, chairman, Hisar branch of NIRC of ICI. So would request him as well that share few words for this session. पंकज जी, मैं सभी मेंबर्स का जो भी आज जुड़े हैं सोनीपत ब्रांच के और हिसार ब्रांच के और आज के स्पीकर सौरभ जी, आपका स्वागत करता हूं. और जैसे कि जैन साहब ने बताया कि लोकल स्पीकर हैं, तो हम भी जैन साहब हिसार ब्रांच में भी लोकल स्पीकर को हम काफी करते हैं प्रमोट. अब तक मतलब इस टर्म में 6 लोकल स्पीकर्स हमारे डाइस पे आ चुके और जीएसटी के ऊपर भी और इंटरनल ऑडिट के ऊपर भी. और आगे भी मैं आज के इस माध्यम से भी कोई भी मेंबर अगर कभी भी किस टॉपिक पे बोलना चाहे तो वो निसंकोच ब्रांच से कभी कॉन्टेक्ट कर सकता है. थैंक यू. थैंक यू भरत जी. सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं, बड़े वंडरफुल स्पीकर हैं, सीए सौरभ गौरी. वैसे तो सौरभ बाकी भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं. ही इज आल्सो रनिंग हिज ओन यूट्यूब चैनल एज वेल वेयर ही शेयर नॉलेज on multiple aspects regarding equity, debt market, regarding bond, ETF funds, and I have heard him multiple times on various platforms. I really found him a wonderful speaker who is having wonderful knowledge around multiple subject matters. And today he has chosen very trending topic, and this is one of the topic where we as a chartered accountant are having limited knowledge around it. So really happy that he has chosen this kind of topic, and really very happy that he's from our own branch. So now I think would request him to start his session and enlighten all the members who have joined with his vast knowledge. Over to you, Saurabh Gori. Thank you, Pankaj. Thank you. I think I'm audible. Yes, you are perfectly audible. Thank you. I think you can present your screen along with that. I think you would be also visible. I think my screen is also visible to all of you. No, I think it's not now. Yeah, it's visible. It's visible. Thank you. First of all, thank you to Sonipat and Hisar branch for the awareness program and also for inviting. क्लास के लिए लेता हूँ ना. Now I think it's okay. First of all, thank you to Sonipat and Hisar branch for this wonderful program, and with this, thank you for inviting me as a speaker. तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था, इसमें मिस्टर सर का कॉल आया कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, हमने इन्वेस्टर को अवेयर करना है. तो मैंने स्पेशली स्टॉक मार्केट की जगह ऐसा टॉपिक चुना, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, विच इज वेरी फेमस, बट इन्वेस्टर्स हैज लिमिटेड नॉलेज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी. तो आप लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि आप लोग अवेयर होंगे तभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं तभी वो अवेयर हो पाएंगे. तो अवेयर करने के लिए ही मैंने ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के टॉपिक को चुना. मैं वैसे तो अपने जो वेबिनार्स होते हैं वो मैं ब्लॉकचेन की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ.
बट लास्ट एक वेबिनार में, एक स्टूडेंट के लिए वेबिनार था, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो करेंसी, हमारे सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है कि हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो करेंसी, हमारा जो अभी का सिस्टम है क्या वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्या वो इतना डेवलप नहीं है, व्हाई वी आर गोइंग फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो मुझे उसको ये आंसर करने के लिए स्कूल टाइम में जाना पड़ा। स्कूल टाइम में हमें बताया गया था कि मनी का रेवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी की हिस्ट्री क्या है। तो आज मैं आप सबको, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बड़े अच्छे लेवल पे, बट मैं भी आपको 2 मिनट के लिए स्कूल टाइम में वापस लेके जाऊंगा, जहाँ पे हमें, ये आज के टॉपिक हैं, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, जहां जहां में बताया गया कि मनी का रेवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। आप सबको पता है बार्टर सिस्टम पहले था, बार्टर सिस्टम चेंज होके गोल्ड कॉइन्स में आ गया, मैं उसमें डीपली नहीं जाऊंगा बिकॉज हम सबको पता है। गोल्ड कॉइन के बाद हमने पेपर मनी यूज करना स्टार्ट कर दिए, पेपर मनी वाज बैक्ड अप बाय द गोल्ड, जितना गोल्ड है हम उतना पेपर मनी यूज करेंगे। फिर 1940s के टाइम में एक ब्रेटन वुड्स आया कि सारी की सारी वर्ल्ड की जो करेंसी थी वो बैक्ड अप होगी बाय द यूएस डॉलर, और जो यूएस डॉलर वाज बैक्ड अप बाय द गोल्ड। और 1971 से हम फिएट मनी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आवर एक्सचेंज रेट, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, वो उस देश की करेंसी को, एक्सचेंज रेट को डिफाइन करता है, और वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, वो फिएट मनी था। अब आप ये देखेंगे कि कभी भी हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, कभी भी हमारा ये सब, ये कि मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि कभी भी हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो पाया कि हमें उसमें हमेशा अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर हो। हमेशा एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में ऐसे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है कि हमें अगले एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में जाना पड़ा। अभी भी हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसमें भी दो ऐसे मेजर पॉइंट हैं जिसको देखकर 2009 में सातोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन के लिए पेपर पब्लिश करा, और उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। आज के समय में दो वीकनेस ये हैं कि एक तो अनलिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ मनी, हमारी गवर्नमेंट या किसी भी देश की गवर्नमेंट जितना चाहे वो करेंसी पब्लिश कर सकती है। अगर आप आरबीआई की बैलेंस शीट देखोगे तो पिछले 6 साल में 10% के हिसाब से, 10 से 12% के हिसाब से हमारी जो मनी सर्कुलेट हो रही है वो बढ़ी है। ऐसे ही अगर आप यूएस की देखोगे तो 7 से 8% के हिसाब से पिछले 1-2 साल में सर्कुलेशन जो मनी है वो बढ़ रही है। एक तो ये हो गया, अगर ज्यादा मनी सप्लाई होएगी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे बढ़ता है, बट अगर मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो मनी की वैल्यू कम होगी। सेकंड, फिएट मनी जो हम अभी अडॉप्ट किया हुआ, उसमें सारी की सारी पावर जो होती है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये भी एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। इसी दो प्रॉब्लम की वजह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में सातोशी नाकामोटो ने बताया और कहा कि हमें अपने सिस्टम में इन दो कमियों को दूर करने के लिए बिटकॉइन जैसी व्यवस्था लेके आनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ आ गया कि हमेशा एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हमारे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में आता रहा, और उसको ठीक करने के लिए कई बार 100 साल लगे, कई बार हजारों साल लगे, बट हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाते गए। इसलिए आज की डेट में हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, क्योंकि आज की टाइम में जो दो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी के आने से दूर हो सकते हैं। अब बिटकॉइन के बारे में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन को अडॉप्ट करना है, मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ऐसी दो टेक्नोलॉजी हैं, ऐसी दो सिस्टम है जो हमें अडॉप्ट करनी है, और कई देशों की गवर्नमेंट भी इनको अडॉप्ट करने के लिए रेगुलेशन लेके आ रही है। इंडिया में भी कुछ टाइम में रेगुलेशन आ जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बिटकॉइन इज जस्ट ए कॉइन, बिटकॉइन इज नथिंग, जस्ट ए कॉइन। क्रिप्टो करेंसी में एक छोटा सा कॉइन है, एक बड़ा सा कॉइन है, एक छोटा सा कॉइन है बिटकॉइन, बट क्रिप्टो करेंसी इज ए सिस्टम, ब्लॉकचेन इज सिस्टम। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, और कुछ टाइम से आप देखोगे इवन आज के टाइम में भी आप डिजिटली लेवल पे आ चुके हो। हमारी जो करेंसी, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप यूज करते हो, कहीं भी आप बैंक से एटीएम निकालते हो, कहीं भी आप अकाउंट से अकाउंट मनी भेजते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप पैसा भेज रहे हो तो आप डिजिटल करेंसी को यूज कर रहे हो। क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल करेंसी का एक पार्ट है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, अब क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। करेंसी हम सबको पता है कि करेंसी एक मीडियम है मनी को यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए। क्रिप्टो का मतलब है टू बी हिडन और टू बी
ठीक है, प्राइवेट मीन्स क्रिप्टो में मनी को, क्रिप्टो में हमारी जो भी एसेट्स हैं उनको हम डिजिटल कोड में सेव कर सकते हैं। आज ऑब्जेक्ट मनी है, बट आज के वर्ल्ड में मनी को एक डिजिटल कोड देखा जाता है। हम आज के टाइम में हमने कैश रखना बंद कर दिया है, हम ऑनलाइन ही फोन से यूज करते हैं, मीन्स हम डिजिटल करेंसी यूज करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी की सबसे खास बात मैंने आपको बताई है कि ये किसी भी आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं है, सभी लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, ब्लॉकचेन सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होते हुए भी आपका पूरा का पूरा कंट्रोल इसके ऊपर हो। देखिए ये किसी भी सेक्टर में, ये अब मैं ब्लॉकचेन की बात में बताऊं, क्रिप्टो करेंसी की बताऊं, ये किसी भी सेक्टर में यूज हो सकता है। अभी हम इसको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट और जो हमारे बिटकॉइन है इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉफिट गेन करना है। बट आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप जैसे आज की करेंसी से कोई चीज परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप आज के टाइम में सेल परचेज करने के बाद क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी सेम वही तरीका है जो आप नॉर्मल करेंसी में यूज करते हैं। अब सतोशी नाकामोटो ने ये बताया कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे बनाने का मेरा एम क्या है। देखिए अगर हमें पता है कि कोई भी चीज अगर लिमिटेड होती है, सप्लाई उसकी लिमिटेड होती है और डिमांड उसकी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहला जो इंटेंट था क्रिप्टो करेंसी बनाने का वो था वेल्थ इनरिचमेंट। वो कैसे फुलफिल हुआ कि आपको पता है कि बिटकॉइन नंबर ऑफ बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है। 18 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ चुके हैं और टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है। इसका मतलब है कि एक कैप है। आज की करेंसी में डिजिटल जो करेंसी हम यूज करते हैं, जो इंडियन करेंसी हम यूज करते हैं INR डॉलर, ये अनलिमिटेड है। गवर्नमेंट चाहे तो करेंसी को इशू कर सकती है और चाहे तो एक्सपायर कर सकती है। बट बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे एक कैप होने की वजह से इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो चुकी है। अब हर कोई चाहेगा कि ये बिटकॉइन मेरे पास हो, डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी। ये एक इंटेंशन थी क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए। जितने ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जितने डिमांड बढ़ेगी उतनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप कहेंगे ये तो सब नॉर्मल करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी है ये तो सेम ही है। ऑब्वियसली सेम है। जिस तरीके से हम नॉर्मल करेंसी को यूज करते हैं उसी तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। मेन फर्क यही है कि अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसको हम ऑनलाइन यूज करते हैं कहीं। अभी हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ परचेज कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे, आप किसी भी वॉलेट से परचेज करते हैं तो आपको सेंड या रिसीव करने का ऑप्शन होता है। इट मीन्स आप सेंड कर सकते हैं। बट हमारे पास अभी कहीं भेजने के लिए वेंडर नहीं है, हम किसी को भेज नहीं सकते। बट इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि अगर इसको लीगैलिटी मिलती है तो हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से इस करेंसी को भेज सकते हैं। इसलिए इसको होल्ड करने का फायदा है। और आज सभी लोग सोचते हैं कि भाई बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। यस, बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी, बट देयर आर मोर देन 1000 क्रिप्टो करेंसीज इन द मार्केट। बहुत तरीके की करेंसी आज के टाइम में अवेलेबल है। मैं भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सारी करेंसी अवेलेबल है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो 3 या 4 करेंसी का नाम बताता है। बट हम जो हमारी टीम है इनको ट्रैक करती है, वो हमें पता है कि 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। और आज भी हमारे जो एक मेंबर हैं दिल्ली से, टीए विवेक खुराना, उन्होंने भी एक करेंसी लॉन्च की। अभी मैं देख रहा था, उन्होंने भी अपनी एक करेंसी लॉन्च की है। इसके बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो प्लीज आप उसके बारे में उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कि बड़े सारे सीए भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, माइनिंग में इन्वॉल्व हो गए। ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, प्लस माइनिंग। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
अब इसमें एक और फर्क ये आता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में बिना किसी थर्ड पार्टी के सर्वर पर बिना गए हम कोई भी चीज यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी हम एक जगह से दूसरी जगह बिना कोई थर्ड पार्टी का सर्वर यूज किए ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का एक और पॉइंट ये भी आता है कि अगर हम बैंक की सर्विस यूज करते हैं, थर्ड पार्टी की सर्विस यूज करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो हमें फीस देनी पड़ती है, हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी इज ऑनलाइन करेंसी, इसमें हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कोई फीस कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। आपके पास आपका जब भी आप अकाउंट बनाओगे, आपका एक पर्सनल आईडी बन के आ जाएगा, पर्सनल आपका एड्रेस होगा, वो प्राइवेट की पब्लिक की जो भी होगी आपके पास सिक्योर होगी, वो किसी और के पास नहीं होती। इसलिए ये बड़ा ही इसे सिक्योर भी माना जाता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आप इस पॉइंट को याद रखना। इस पॉइंट से मैं आपको ब्लॉकचेन क्या है, काम कैसे करता है, वो मैं आपको इसी पॉइंट में समझाऊंगा। अब क्रिप्टो करेंसी हम समझ चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जो भी करेंसी आती है, जो भी नया सिस्टम आता है, हमें पता है कि उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, और कई बार जो फायदे होते हैं वो उसके नुकसान भी होते हैं। ऐसा ही इस केस में है। देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। द फर्स्ट बेनिफिट इज ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास ना होके, गवर्नमेंट के पास ना होके, हमारे पास हमारे सर्वर में, हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में अवेलेबल होती है। इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, इट कैन नॉट बी डिलीटेड। तो सारी की सारी मेन बात ट्रांसपेरेंसी पे आ जाती है। सेकंड पॉइंट है लो रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब इसमें कंप्यूटर की टेक्निक्स लगी हुई हैं, हैश टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो इट इज सिक्योर। रिस्क है, ये मैं मानता हूँ रिस्क है, और कई बार हैक भी हुआ है, बट इन कंपैरिजन टू आवर करंट सिस्टम इट इज सेफ। थर्ड पॉइंट आता है ग्लोबल रीच। आपको अगर एक जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपको गवर्नमेंट की रेगुलेशन यूज करनी पड़ती है। आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है वो फॉलो करनी पड़ती है। काफी सारी फीस आपको पे करनी पड़ती है, चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। बट बिटकॉइन आ जाने से, क्रिप्टो करेंसी आ जाने से आपकी ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप बहुत ही कम चार्जेस में, आप बहुत ही कम टाइम में, अगर आप ट्रांसफर करना चाहो पैसा, सेंड करना चाहो, रिसीव करना चाहो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, कोई भी करेंसी, आप विद इन फ्यू मिनट्स बाय आप उसको भेज सकते हो, बाय योर मोबाइल, बाय योर वॉलेट, बाय योर लैपटॉप। बहुत ही कम टाइम आपको लगता है, इसलिए इसको फ्यूचर कहा जाता है। आज के टाइम में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपने या सिर्फ एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को मनी भेजनी है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है लो ट्रांजेक्शन फीस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फीस बहुत ही कम लगती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि किस तरीके से आप पैसा यहाँ से वहां भेज रहे हो। फिर आता है बेटर सिक्योरिटी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये इसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ब्लॉकचेन का सिस्टम लगा हुआ है, तो जो इसको काफी ज्यादा सिक्योर बनाता है। यू कंट्रोल योर मनी। आपको पता होगा कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों का पैसा स्विस बैंक में है। क्यों वो पैसा वहां क्यों रखते हैं? एक तो ब्लैक मनी की वजह से वहां रखते हैं, दूसरा कि वो स्विस बैंक हमारे देश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो उनका अपना पैसा है, वो जहां चाहे वहां भेज सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे जमा कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी, ये आपको अधिकार देती है कि यू आर कंट्रोल ऑफ योर ओन मनी। आप किसी भी तरीके से बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई बिटकॉइन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर बनेगा या हमारे पास वेंडर अवेलेबल होंगे बिटकॉइन भेजने के लिए, और आज की डेट में हमारे पास वेंडर अवेलेबल है। यूएस में बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी हैं, इंडिया में नहीं है, बट यूएस में और काफी सारी कंट्रीज में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने वाली कंपनी शुरू हो चुकी हैं। तो आप बिटकॉइन से कोई चीज परचेज करना चाहो, वहां पर परचेज कर सकते हो। अगर आप वेंडर हो,
अगर आप सप्लाई दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो और आप उसकी पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अगर किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी इसकी जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि देयर आर वेरी फ्यू वेंडर जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। धीरे धीरे हमारे पास न्यूज आती है कि इस माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, टेस्ला ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, कुछ टाइम बाद आती है कि अब नहीं कर रहे एक्सेप्ट। तो हमारे पास बहुत ही कम वेंडर हैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए, बिटकॉइन में डील करने के लिए। बिटकॉइन से मेरा मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए। वोलाटाइल, अगर आप इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा वोलाटाइल है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वोलाटिलिटी मेरा मतलब है कि एक दिन में कोई भी कोइन में आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने आपको बताया कि हर कोइन पे एक कैप है, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स अवेलेबल है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, तो डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसा देखा गया है कि एक एक दिन में 30%, 40% मार्केट डाउन भी हो सकती है और 70%, 80% तक भी अप हो सकती है। इनमें इतनी ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर आता है। तो मेन बात ये भी कि किस रेट पे आप उसको बाय कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो। तो वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम अपने, अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो काफी सारे इन्वेस्टर को हम यही बताते हैं कि आप 50-60% अपना जो पैसा है वो ब्लू चिप कंपनी में लगाओ। अगर आप उसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करना चाहते हो तो मैं उससे रिलेट करके आपको मैं बता रहा हूँ। कैन नॉट बी रिकवर्ड इफ लॉस्ट, if you lost cryptocurrency while dealing through मोबाइल और वेबसाइट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी गवर्नमेंट को या अपने बैंक को बोल पाओ कि मैंने अपनी क्रिप्टो करेंसी को खो दिया है। कहीं अगर आपने गलती से हैशटैग, जो बिटकॉइन जो चलता है वो हैशटैग से चलता है, हैश कोड से चलता है, अगर आपने गलती से खो दिया या आपके वॉलेट में पैसे पड़े थे तो अगर वो गलती से किसी ने चुरा लिए हैं, वो हैक हो गया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको रिकवर कर पाओ, कहीं पे अपील कर पाओ। हाँ, जब इसके ऊपर रेगुलेशन आ जाएंगी तो देखते हैं कि रेगुलेशन में क्या होगा। बट अभी के टाइम में अगर आपके साथ धोखा होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ये भी इसकी सबसे बड़ी एक वीकनेस है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। Still in development, yes, it is still in development and there will be likely many changes coming in future. हमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस होते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अभी ब्लॉकचेन सिस्टम जैसा है, क्रिप्टो करेंसी सिस्टम जैसा है, इसे कोई भी गवर्नमेंट आसानी से अडॉप्ट नहीं करेगी। कहीं ना कहीं अपना सिस्टम, अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी रेगुलेशन इसके अंदर लेके आएगी, तभी वो एग्री होंगी कि हम ब्लॉकचेन को आम लोगों को यूज करने के लिए दे सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को हमने समझ लिया, क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेज हमने समझ ली, क्रिप्टो करेंसी की डिसएडवांटेज हमने समझ ली। मैं अपना लास्ट वेबिनार मैंने ब्लॉकचेन से शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया आज कि व्हाई डू वी नीड क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जो कि हमेशा हजारों सालों से थे, हमने उनको ओवरटेक किया। अब ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं। आज के प्रोग्राम में, आज के वेबिनार में हम मेनली जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग की चीजें, उनको समझेंगे। अगले वेबिनार अगर हमें मौका मिलेगा तो हम डीपली जाके कॉइन को कैसे स्टडी करना है और बिटकॉइन की न्यूज क्या है, अपडेट्स क्या है, किस किस कंट्री ने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसको हम अगले वेबिनार में, अगर हमें सोनीपत ब्रांच और हिसार ब्रांच मौका देती है तो आगे स्टडी करेंगे। क्योंकि उनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो सिस्टम क्या है ये समझना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन को आम भाषा में आपने सुना होगा कि एक नया सिस्टम है, एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नया सिस्टम है जो डेटा को स्टोर करेगा, इसे एक तरीके से एक बड़ा डेटाबेस समझा जाता है। लेकिन इसमें एक मेन बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें आज के सिस्टम में वैल्यू रिकॉर्ड होती है, अमाउंट रिकॉर्ड होती है, बट ब्लॉकचेन कहता है कि मैं वैल्यू के साथ साथ ट्रांजैक्शन की जो इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मैं रिकॉर्ड करूंगा। कौन भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, आइडेंटिटी क्या है, किस चीज के लिए भेज रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब बातें ब्लॉकचेन जो है वो रिकॉर्ड करेगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी डिजिटल कोड में आपकी सेव होएगी।
ये थोड़ा सा आईटी एस्पेक्ट है कि डिजिटल कोड, एक कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कोड में कैसे कन्वर्ट होएगा, ये एक आईटी एस्पेक्ट है। वो आईटी एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझना चाहो तो वो मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं समझा पाऊंगा, बट एक ये जो बिटकॉइन जो माइन करते हैं या जो क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं वो आपको अच्छे से इस बात का समझा सकते हैं। अब बिटकॉइन काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको आज का जो सिस्टम है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आज के सिस्टम में क्या होता है, ये आप एक फोटो आपको दिख रही होगी, इससे इससे मैं आपको समझाता हूँ। आज के सिस्टम में अगर आपने एक जगह से दूसरे जगह मनी भेजनी है, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है, तो आपको बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको बैंक के सर्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी, HDFC, PNB, SBI। अगर आपने इंटरनेशनली पैसा भेजना है तो आपको पेपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये बैंक सर्वर है, इट मीन्स ये थर्ड पार्टी है, इट मीन्स ये गवर्नमेंट है, इट मीन्स इसके ऊपर रेगुलेशन लगी हुई है। तो जो भी आप पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेजते हो, आज की डेट में आपको बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है, थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है। जो थर्ड पार्टी होती है वो आपका रिकॉर्ड सेव करती है, थर्ड पार्टी आपकी ट्रांजेक्शन को देखती है, थर्ड पार्टी देखती है कि आप कहाँ से कहाँ पैसा भेज रहे हो। तो आपको पता है कि बैंक बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को भी भेजता है, और हमारी जो एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी है, रो एजेंसी है, वो सब बैंक अकाउंट के थ्रू भी देख लेती हैं कि किस कंट्री में कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब थर्ड पार्टी करता है, इसके पास सारा का सारा डेटा होता है। बैंक जो है आपको स्टेटमेंट देता है, आप बैंक से मांगते, बैंक आपको स्टेटमेंट देता है। अब ब्लॉकचेन में क्या है, ब्लॉकचेन में मेन तौर पर ये थर्ड पार्टी है ही नहीं। देखिए कैसे आपका सिस्टम एकदम चेंज हो जाता है ब्लॉकचेन के आ जाने से, कि ब्लॉकचेन में आपकी ये थर्ड पार्टी है ही नहीं। अब इससे खतरा भी होता है और इससे फायदा भी होता है, दोनों बातें होती हैं। अब आप ये बात समझिए, फॉर एग्जाम्पल इसको हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन से भी देख सकते हैं। अगर आपने बैंक में फ्रॉड करना है या बैंक से आपने कोई इंफॉर्मेशन गेन करनी है, और बैंक की सारी पावर एक बंदे के हाथ में है, मतलब सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है, तो आपने सिर्फ एक बंदे को इन्फ्लुएंस करना है, आप आसानी से फ्रॉड कर सकते हो या आसानी से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। अगर बैंक में वो इंफॉर्मेशन 2-3 बंदों के पास है, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है, तो आपको 3 बंदों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा फ्रॉड करने के लिए या इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। ब्लॉकचेन में थर्ड पार्टी है ही नहीं, ब्लॉकचेन में थर्ड पार्टी है ही नहीं। जितने ज्यादा डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होगी उतना मुश्किल हो जाएगा किसी को भी हैक करना, किसी के लिए भी हैक करना और किसी के लिए भी इंफॉर्मेशन को गेन करना। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन में मेन तौर पर ये थर्ड पार्टी है ही नहीं। ब्लॉकचेन में आज के सिस्टम में क्या है कि सेंट्रलाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट से मिलती है, गवर्नमेंट मीन आपको बैंक से मिलती है, आपको बैंक से मिलती है। बट ब्लॉकचेन के केस में आपकी खुद की एक स्टेटमेंट होती है, आप कोई थर्ड पार्टी नहीं होता, आप अपने दम पर एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ये बात आती है कि ब्लॉकचेन तो नई टेक्नोलॉजी है, इस पे किसी को ट्रस्ट तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, बैंक पर और गवर्नमेंट को हमको ट्रस्ट है कि जिस अकाउंट में हम पैसा भेज रहे हैं, जो अमाउंट हम भेज रहे हैं, जिस पर्सन को हम अमाउंट भेज रहे हैं, बैंक भी, थर्ड पार्टी भी उसी जगह पे वो पैसा भेजेगा, वो अमाउंट भेजेगा। ये ट्रस्ट हमें ओवर द टाइम एस्टेब्लिश हुआ है। ब्लॉकचेन में ऐसा ट्रस्ट है ही नहीं। ब्लॉकचेन में अगर आपने गलती से, मैंने बताया आपको, गलती से अगर हमने किसी गलत एड्रेस पे, इनमें जो एड्रेस होते हैं वो हैश टैग होते हैं, वो हैश 009 करके एड्रेस होता है, अगर आपने गलती से गलत एड्रेस अगर आपने नोट किया तो गलती से अगर वो चला गया तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ये भी एक, इन दोनों में अगर लोग कंपेयर करते हैं तो पहले यही बात बोलते हैं कि इसमें कोई थर्ड पार्टी होने के फायदे भी हैं, थर्ड पार्टी ना होने के नुकसान भी हैं। तो आपको आज का सिस्टम समझ आ गया।
ब्लॉकचेन जो सिस्टम है इसमें क्या वेरिएशन होने वाला है ये भी आपको समझ आ गया। सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन क्या है, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन क्या है, ये भी आपको समझ आ गया। अब आपको ये पता है कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, ब्लॉकचेन इज समथिंग एल्स। ब्लॉकचेन एक नया सिस्टम है। ब्लॉकचेन के नीचे क्रिप्टोकरेंसीज आती हैं और क्रिप्टोकरेंसीज में कॉइन आते हैं। अब मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि क्या क्रिप्टोकरेंसी आज के सिस्टम को ओवरटेक कर लेगी? तो मेरा उसमें आंसर ये आता है कि INR, रुपीज, डिजिटल करेंसी ये सब चलता रहेगा, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल कम इनटू फोर्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं कंपनियां यूज करना शुरू कर देंगी। गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने रेगुलेशंस लेके आएगी, लॉ लेके आएगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिप्टो करेंसी भी निकालना शुरू कर देगी। बिटकॉइन को मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी इंडिया में, बिटकॉइन को मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी ये बताएगा फ्यूचर, बट अभी तक की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिटकॉइन पूरा का पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम से बना हुआ है। तो उसको मान्यता मिलने के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट वो यही कहते हैं कि बिटकॉइन विल बी ए रियल करेंसी जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने के आसार बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें, इसको स्टडी करें और ताकि लोगों को अवेयर भी करें। हमने आज के डेटाबेस से ब्लॉकचेन के डेटाबेस को कंपेयर भी कर लिया है। अच्छा, आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस कुछ ऐसा होगा, वो आपको समझने की जरूरत नहीं। जब भी आप अपना ब्लॉकचेन पे किसी भी वॉलेट से, जो आज के टाइम में 3-4 वॉलेट अवेलेबल हैं इंडिया में, कॉइन स्विच कुबेर है, कॉइन DCX है, या किसी ऑनलाइन पोर्टल से आप अकाउंट बनाते हैं तो आपका एक ऑनलाइन एड्रेस बनता है, वो #137 ऐसा कुछ एड्रेस बनता है। वो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एड्रेस जब आप बनाओगे तो सिर्फ आपको ही पता होगा। आप अगर किसी से शेयर करोगे तब जाके वो दूसरी पार्टी को पता लगेगा और वो उसमें डील कर सकता है। अब मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है। अब ये डिसेंट्रलाइज होती कैसे है, अब ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? देखिए, आप लोग टैली पे काम करते हैं, तो टैली जहाँ पे इंस्टॉल होती है वहां पे छोटी छोटी फाइल्स बनी होती हैं, उनके नाम कुछ अजीबोगरीब होते हैं। तो उसमें से अगर एक भी फाइल डिलीट हो जाए तो पूरी की पूरी टैली काम नहीं करती। ऐसे ही ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये है ब्लॉक। जो भी आप डील करते हो ये ब्लॉक है। एक ब्लॉक का मतलब एक तरीके से लगा लो कि कंप्यूटर में कोई स्पेस लगा लो। जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो एक ट्रांजेक्शन हमें दिए गए ब्लॉक में जब हम अपना लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, अब अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक ब्लॉक मिल जाता है, तो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अगली करते हैं, अगली रिकॉर्ड हो जाती है, फिर एक और रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे ही थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे जैसे ब्लॉक भर जाता है एक नया ब्लॉक आ जाता है, दूसरा ब्लॉक भरता है, थर्ड ब्लॉक आ जाता है। तो इसलिए, और ये सारे के सारे ब्लॉक आपस में लिंक होते हैं, मीन्स इसकी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, इसकी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, सारे के सारे ब्लॉक आपस में इंटरलिंक होते हैं। कोई भी ब्लॉक को आप बीच में से निकालना चाहो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लॉक चेन। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे ब्लॉक आपस में लिंक होते हैं। ब्लॉक क्या होता है, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जो भी आपने ट्रेडिंग की है, जो भी आपने माइनिंग की है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी रिसीव करी है, जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी सेंड करी है, सारे के सारी ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती है। जैसे ही ब्लॉक भर जाता है दूसरा ब्लॉक आ जाता है, दूसरा ब्लॉक फिर भरता है, फिर थर्ड ब्लॉक आ जाता है। ऐसे ही सारे ब्लॉक आपस में लिंक होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी इसमें से किसी भी ब्लॉक को हटाना चाहे नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ब्लॉक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंप्यूटर्स में सेव होते हैं। हो सकता है कि आपका एक ब्लॉक स्विट्जरलैंड में सेव हो, सेकंड ब्लॉक चाइना में सेव हो, थर्ड ब्लॉक रशिया में सेव हो। अगर आप इसमें इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसमें आपको माइनिंग को समझना होगा। माइनिंग के लिए हमें अलग बड़े बड़े सर्वर की जरूरत पड़ती है, जो हम ब्लॉक को रिकॉर्ड करने के लिए, नए ब्लॉक को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। मेनली आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है,
एक जगह पे स्टोर नहीं है। अगर अगर आपके सिस्टम को किसने हैक करना है, आपकी करेंसी को किसने हैक करना है, ब्लॉकचेन के सिस्टम को किसने हैक करना है, तो उसको एक जगह पे नहीं, उसको अलग अलग कंट्रीज में अटैक करना पड़ेगा। ये भी इसकी एक खूबसूरत बात है, बहुत ही बढ़िया बात इसकी है कि इसमें ये नहीं है कि ये हैक नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हैक हुआ भी है, लेकिन आज के सिस्टम में जैसे मैंने बताया था कि आपको बैंक में से सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक बंदे के पास अवेलेबल है, तो आपको एक बंदे को इन्फ्लुएंस करना है। दो के पास अवेलेबल है तो आपको दो बंदे को इन्फ्लुएंस करना है, तीन के पास तो तीन को इन्फ्लुएंस करना है। बट अगर आपकी इंफॉर्मेशन सारे के सारे ब्लॉक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेटवर्क पे अवेलेबल है, अलग अलग जगह अवेलेबल है, तो आपको अलग अलग जगह ही अटैक करना पड़ेगा। और हैकर तो हैकर हैं, और ये भी मैंने बता दिया आपको कि ब्लॉक जो आपस में है वो सारे के सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। किसी भी ब्लॉक को आपस में ब्रेक करना, ऑल्टर्ड करना, डिलीट करना, मैनिपुलेट करना इज नॉट पॉसिबल इन ब्लॉकचेन सिस्टम। तो ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टोकरेंसी आती है, क्रिप्टोकरेंसी के अंदर कॉइन्स आते हैं, और कॉइन कैसे चूज करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी सारी क्रिप्टोकरेंसी आज के टाइम में अवेलेबल है। आपको क्रिप्टोकरेंसी चूज करनी है तो कैसे करनी है? स्टेप 1 हमें ब्लॉकचेन समझ आ गया, स्टेप 2 हमें क्रिप्टोकरेंसी समझ आ चुकी है। अब स्टेप 3 की क्रिप्टोकरेंसी मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी अवेलेबल हैं, तो विच क्रिप्टोकरेंसी इज टू बी चूज। क्रिप्टोकरेंसी, कोई भी क्रिप्टोकरेंसी जो है वो एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आ रही है। बिटकॉइन आज के सिस्टम में जो दो कमियां मैंने बताई थी उसको सोल्व करने के लिए आया है। इथेरियम एक कॉइन है, सेकंड रैंक आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, ये भी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आया है। इसी तरीके से सारे के सारे कॉइन एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आए। और आपको पता है कोई भी कंपनी अगर किस लोगों की जरूरतों को दूर करती है, किसी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करती है, तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगी, बड़ी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। ऐसे ही बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल जो तीन कॉइन है, इनकी टेक्नोलॉजी ऐसे बेस्ड है कि आज के सिस्टम में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो वीकनेस है, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो कमियां हैं, उनको दूर करती है। तो आपने जब किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचा है अर्ली स्टेज पर, या जब वो डेवलप हो चुका है, जैसे बिटकॉइन डेवलप हो चुका है, स्टेबल करेंसी धीरे धीरे बन रहा है, शुरू में बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, लेकिन जो न्यू करेंसीज आ रही हैं वो एक ही दिन में 100%, 200% हाई हो जाती हैं। तो किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने उसके बारे में स्टडी करना है कि ये क्रिप्टो करेंसी किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आ रही है। हर करेंसी का एक पर्पस होता है। देखिए इनको बनाना बड़ा ही आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो कुछ मेंबर हैं, सीए लोग भी कुछ जो बिटकॉइंस है इनके ऊपर काम कर रहे हैं, और मैंने बताया कि आज भी एक करेंसी लॉन्च हुई है। तो इसको बनाना आसान है। अगर आप भी इसको बनाने के लिए बैठेंगे और आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा सिस्टम है, आपके पास टीम है, तो आप भी इसको बना सकते हैं। बट आपने इसका पता करना है कि इसको बनाने का पर्पस क्या है। अगर इसको बनाने का पर्पस नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं, फिर तो वो एक जुआ हुआ। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कुछ 3-4 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो फेमस है। और जब भी कोई इन्वेस्टर अगर स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि मैं इन्हीं करेंसी से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आता है बिटकॉइन। मैंने साथ में ये बिटकॉइन का 1 साल का आपको जो चार्ट है वो मैंने दिखाया है। बिटकॉइन ने मेनली 2 प्रॉब्लम सोल्व कर दी। मैंने आपको बताया कि एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइन थे, 21 मिलियन बिटकॉइन है, 18 मिलियन जो बिटकॉइन है वो सर्कुलेशन में आ चुके हैं, और धीरे धीरे ऑन माइन होंगे तो धीरे धीरे हमारे पास और बिटकॉइन यूज करने के लिए आ जाएंगे। और सेकंड, थर्ड पार्टी। बिटकॉइन में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, बिटकॉइन में भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि हम इसको होल्ड करें, हम इसको जितना हो सके इसको परचेज करें। इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट भी बढ़ेगा। तो ये बिटकॉइन को आपने जस्ट कॉइन नहीं समझना, बिटकॉइन को आपने एक इनोवेशन समझना है।
टेक्नोलॉजी समझना है, तभी आप इसको डीपली जाके स्टडी करने में इच्छुक होंगे। सेकंड मोस्ट रैंक के हिसाब से जो कॉइन आता है वो आता है इथेरियम। इथेरियम ने क्या किया, बिटकॉइन से एक स्टेप आगे, जिन लोगों ने इथेरियम बनाया, जिन माइनर्स ने इथेरियम बनाया, उन्होंने बिटकॉइन में भी एक कमी देखी कि इसमें अगर दो पार्टियां आपस में डील कर रही हैं तो उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या करा कि दो पार्टियों में पैसा यहाँ से वहां भेजने के लिए, डील करने के लिए एक नया कोड बनाया। उस कोड में ये कहा गया कि जो भी कॉन्टैक्ट होगा उसको डिजिटल कोड में हम एग्रीमेंट डाल देंगे, जो माइनर्स होते हैं वो डाल देते हैं, और वो आपस में अगर वो टर्म फुलफिल होते हैं, वो कोड फुलफिल होता है, तो वो ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएंगी, ताकि कोई ना कोई लाइबिलिटी दोनों पार्टियों पे आ जाए। आज की डेट में अगर बिटकॉइन मैंने आपको भेजना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में, आप मुझे अपना एड्रेस दोगे, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, हम आपस में डील कर सकते हैं। बट इथेरियम के केस में क्या है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम उस, हमारे जो माइनर्स होंगे, हमारा जो नेटवर्क होगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिजिटल कोड में कन्वर्ट करके उसमें डाल सकता है, और उसके बेस पे हमारे डील हो सकती है। इसलिए 2020 में इतनी अच्छी इसकी विशेषता के कारण 2020 में आ गया कि इथेरियम कहीं ना कहीं बिटकॉइन को ओवरटेक कर लेगा इन रिलेशन टू मार्केट कैप। और एक बार तो अपनी मार्केट कैप इथेरियम काफी पास ले गया था। थर्ड एक मोस्ट कॉमन कॉइन है रिपल XRP। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉइन है। इसने भी काफी सारे फ्लैग जो थे, टेक्निकल ग्लिच जिसे कहते हैं इथेरियम में जो नहीं थे, वो भी XRP में आ गई। XRP भी एक नया कॉइन था, बट अब काफी हद तक स्टेबल हो चुका है। इट मीन काफी हद तक फेमस हो चुका है, और इसको भी कई लोग बताते हैं फ्यूचर। बिटकॉइन तो काफी टाइम से है, बहुत ज्यादा फेमस है। ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के पास है। बट ये भी एक ऐसा कॉइन है जो एक टाइम में काफी हद तक आगे जाएगा, और ये लोगों की, क्योंकि इसमें ऐसी बात है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं आज की करेंसी में, वो उसको दूर करता है। ये वो करेंसीज हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ। अब मैंने क्रिप्टो करेंसी को समझा दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या तरीके आपके पास हैं, किन किन तरीकों से, द वेज टू मेक मनी विद क्रिप्टो करेंसी। जब तक हम सीए फाइनेंस की बात नहीं करते, फाइनेंशियल की बात नहीं करते, प्रॉफिट की बात नहीं करते, लॉस की बात नहीं करते, तब तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या तरीके हैं बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने के। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। अब हम ब्लॉकचेन को साइड में रख रहे हैं। ब्लॉकचेन के अंडर, ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग जो कॉइन बने हैं, ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग जो करेंसीज बनी है, हम उनकी बात करते हैं कि किस करेंसी से किस किस तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग। सेम टू सेम जैसे शेयर मार्केट में हम लोग करते हैं, आज लिया कल काट दिया, आज लिया परसों बेच दिया, हफ्ते बाद बेच दिया। 2-3% के आसपास हम खेलते हैं, 4% के आसपास हम खेलते हैं। तो वो इसमें भी पॉसिबल है और काफी लोग कर रहे हैं। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट उन कॉइन में की जाती है जिनको आपको लॉन्ग टर्म का आस्पेक्ट दिखता है। कई सारे इन्वेस्टर्स ने, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत बढ़िया कॉइन है। देखिए एक टाइम में बिटकॉइन $1 का था, 100 का भी हुआ, तो लोगों ने कहा ये अपनी पीक पे आ चुका है। 100 के बाद वो 1000 USD का भी हुआ, तब लोगों ने कहा पीक पे आ चुका है। फिर 10,000 USD का भी हुआ, तब लोगों ने कहा पीक पे आ चुका है। एक टाइम में बिटकॉइन $60,000 का हो चुका था, और अभी आज के टाइम में वो 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टिंग, तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं 50% के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, 50% के आसपास मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉक मार्केट में अलग है, स्टॉक मार्केट में मैं 90%, ऑलमोस्ट 90 से भी ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टेबल है। बट ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक नहीं हूँ।
थर्ड आता है माइनिंग। माइनिंग का मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद का कॉइन निकालना चाहो तो खुद का कॉइन भी निकाल सकते हो, या आप बड़ा सर्वर लगाकर, बड़ा सिस्टम लगाकर, अगर आप हमारे दो लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो एक पर्सन दूसरे बंदे को क्रिप्टो करेंसी भेज रहा है, वो सब अप्रूव करने के लिए माइनर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली हो गया, वो सब की सारी ट्रांजेक्शन आपके नियर बाय नेटवर्क पर जो माइनर होगा उनके पास जाती हैं, और वो अपने सर्वर से, अपनी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद वो अप्रूव हो जाती हैं। अप्रूव करने के बाद उसको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। रिवार्ड पॉइंट जो मिलते हैं वो धीरे धीरे रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे होकर उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड आता है सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस। अब ये वाला जो पॉइंट है ये यूएस में होना स्टार्ट हो चुका है। यूएस में बड़ी सारी कंपनी, देयर मैनी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला भी हो गया, और एक दो कंपनी हो रहा है, उन्होंने अपनी सर्विस के बदले प्रोडक्ट के बदले बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिटकॉइन इज ए फ्यूचर, बिटकॉइन हमें प्रॉफिट भी कमा के देगा। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया। तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इसमें माइनिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें सेलिंग करके बिटकॉइन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को आप चूज करते हो। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। आपको क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करना है। आज के टाइम में इंडिया में 80% लोग सोचते हैं कि कॉइन बना दो और ये बढ़ता रहेगा। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बनाने का ओरिजिनल इंटेंट समझना है कि इसके पीछे ये करेंसी बनाने का इंटेंट क्या है, क्या इसका फ्यूचर होगा, नहीं होगा, क्या ये आज के सिस्टम की कोई दिक्कत को, कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई फ्लक्स है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्या उसको ये सोल्व करती है। तो वो उसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो, और वो भी अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए। जैसे हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं कि अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाओ कि उसमें इतनी स्मॉल कैप में लगाओ, इतना मिडिल कैप में लगाओ, इतना लार्ज कैप में लगाओ। ऐसे ही मैं भी इसमें भी गाइड ऐसे ही करता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को देखें। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो आपको लगे कि आपके बिल्कुल एक्स्ट्रा है, खत्म हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो आप फेंक के भाग सकते हो, सिर्फ उतना पैसा ही आप छोटे कॉइन्स में लगाओ। छोटे कॉइन्स का मतलब है जो कॉइन अभी निकल के आ रहे हैं। बट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो कॉइन डेवलप हो चुके हैं, जो कॉइन वेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लाइक ईथर, लाइक बिटकॉइन, लाइक रिपल, आप इनमें आप इन्वेस्ट करो। माइनिंग का मैंने आपको बता दिया कि माइनिंग का मेनली जो आईटी एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े बड़े सर्वर से काम करते हैं, वो आपको ज्यादा आसानी से बता सकते हैं। माइनिंग का मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि माइनिंग में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाती है, उनको कुछ माइनर सोल्व करते हैं और उसको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। ये होती है माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब साथ में ये समझेंगे कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हुए। सेम गलतियां, देखिए मैं आपको साथ के साथ स्टॉक मार्केट से लिंक भी कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट को हम अच्छी तरह समझते हैं। स्टॉक मार्केट काफी सालों से है, बट आज भी, कल भी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, इट वाज वेरी गुड। हमें अभी भी स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। किन आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो छूटते पहला सवाल करते हैं कि किन शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए। इट मींस इट इज ए गोइंग कंसर्न, लगातार हमें इसमें सवाल चाहिए होते हैं। तो सेम बात जो सबसे पहले मैं वहां अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप 1 साल के लिए कर रहे हो, या 1.5 साल के लिए कर रहे हो, या 5 साल के लिए कर रहे हो। आप ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हो, या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए, या आप 1 हफ्ते के लिए कर रहे हो। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में अगर आप 20,000 रुपए लगा रहे हो तो आप अपना प्रॉफिट पहले ही सेट कर लो कि मुझे तो 30% चाहिए, मुझे 100% चाहिए। मेरे लिए पैसे 6 महीने के लिए
बेकार है, मैं 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना ये प्लान बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने कह दिया 1 लाख लगा दो, लगा दी, नहीं। आपका प्लान होना चाहिए। जिस बंदे का प्लान होता है वो हमेशा लाइफ में तो सक्सेस करता है। तो स्टॉक मार्केट की तरह पहला पॉइंट मेरा यही आता है कि इन्वेस्टिंग आपको करनी है प्लानिंग के साथ। अगर नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। सेकंड आता है बाइंग इनटू स्कैम। देखिए काफी मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स ने क्या करना स्टार्ट किया है कि जैसे जैसे कोई कोई नया आता है उसमें पैसे लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो अभी आया है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वही कामयाब होगी जिसको बनाने के पीछे एक उद्देश्य होगा, जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी, जिसके पीछे बनाने का इंटेंट एक वेल्थ इनरिचमेंट होगा। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें आपने क्रिप्टो करेंसी को पढ़ना है। जो नहीं पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं स्कैम में फंस जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे सीए जो माइनिंग में आ गए हैं, आप उसके बारे में स्टडी करो कि उसके पीछे बनाने का क्या क्या इंटेंट है। अगर वो कहते हैं इन्वेस्ट सिर्फ ये ऐसे ही है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट मत करना। अगर वो कहते हैं कि ये सिस्टम को ऐसे चेंज कर देगा, ये फेडरेशन में यूज होएगा, तब आप उसको उसको समझने के लिए आगे बढ़े। थर्ड, लीविंग द फंड इन द वॉलेट। देखिए आप क्रिप्टो करेंसी के लिए जो भी वॉलेट बनाते हैं, कोइन स्विच कुबेर पे या ऑनलाइन या कोइन डीसीएक्स, बड़ी सारी एप्स अवेलेबल हैं। कई लोग उसमें वॉलेट में पैसा डाल के छोड़ देते हैं। मेरे खुद ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि जब 8-10% डाउन जाएगा ना, तो मैं एकदम उसको परचेज कर लूंगा, तब मैं उसको परचेज कर लूंगा। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि वॉलेट में आपने पैसे नहीं छोड़ने। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट, इट इज नॉट बैक्ड अप बाय द थर्ड पार्टी। अगर आपके साथ फ्रॉड होएगा तो यू कैन नॉट अपील एनीवेयर। आपके साथ पैसा अगर चला गया, मैंने डिसएडवांटेज बताया था, इफ समथिंग इज लॉस्ट इट इज लॉस्ट फॉरएवर, ये रिकवर नहीं हो सकती। तो आप अपने वॉलेट में, अगर आप में से भी कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुका है या करता है या करने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके वॉलेट में पैसे नहीं होने चाहिए। जैसे आपने वॉलेट में पैसे डाले हैं, वैसे ही आप उससे अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप साथ के उसको इन्वेस्ट कर लो। थर्ड, चूजिंग द रॉन्ग ऐप वेबसाइट। आप ये भी देखेंगे कि अलग अलग वेबसाइट पे और अलग अलग एप्लीकेशन पे बिटकॉइन का रेट या किसी भी करेंसी का रेट, किसी भी कॉइन का रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वेरिएशन होता है। 10-15 हजार भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग इस चक्कर में कोई नई एप्लीकेशन के थ्रू या नई वेबसाइट के थ्रू परचेज करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आपको देखना है कि कौन सी वेल एस्टेब्लिश्ड है, किसकी रेपुटेशन अच्छी है, आप उसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मेन बात घूम फिर के ये आती है कि इट इज नॉट बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट। अगला आता है वीकली इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको स्टॉक मार्केट से लिंक करता हूँ। इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कि आपने हर 3 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बार देखना है, हर रोज नहीं देखना। या कोई बड़ी न्यूज आती है स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रैश होती है, तब आपने इसको देखना। अदरवाइज आपने 3 महीने में, अगर इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, 90% ऑफ द केसेस में मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होता हूँ। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आपने हर महीने इसको देखना है, हर 3 महीने में आपने देखना है। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी मैं कहता हूं कि आपने हर वीक देखना है। आपने हर वीक अपने वॉलेट को, अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को चेक करना है। और आपने साथ ही साथ हर एप्लीकेशन में, हर वॉलेट में एक ऑप्शन है लिमिट। आपने जिस रेट पे बेचना है आप उसको पहले ही सेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको वीकली देखो। ट्रेडिंग के केस में आप अपना रेट सेट कर सकते हो। मैं हमेशा अपने, जो मैंने ट्रेडिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं उसमें रेट लगा के चलता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, वैसे ही इसमें एक रेट होता है कि आप इस रेट पे परचेज करना चाहते हो या इस रेट पे आप सेल करना चाहते हो। इस ऑप्शन को आपने पक्का पक्का यूज करना है। और ये इस ऑप्शन से क्या होगा, ट्रेडिंग वाले लोगों को काफी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। हैविंग योर फिंगर इन टू मेनी पाइप। अब देखिए, अब कई सारे लोग ये भी करते हैं, जब करेंसी डाउन हो जाती है, आपको पता ही नहीं कि कौन सी करेंसी डाउन हुई है, तो करेंसी किस लिए आई है, तो जैसी करेंसी 20% डाउन होती है वो उसको परचेज कर लेते हैं कि 10% बढ़ने पे मैं उसको परचेज कर लूंगा।
फिर एक और करेंसी, फिर एक और करेंसी। मेरा एक क्लाइंट था, उसने लगभग 28 करेंसी, मुझे याद है 28 करेंसीज में उसने इन्वेस्ट किया हुआ था। उसमें से 5 प्रॉफिट में थी, बाकी सारे नेगेटिव था, क्योंकि उसने उस रेट पे परचेज की थी जब वो प्राइस हाई था उसका। तो भाई ऐसा नहीं करना, आप धीरे धीरे करेंसी को समझ के उसमें एक लिमिटेड अमाउंट लगाओगे और उतनी ही करेंसी में इन्वेस्ट करोगे, उतने ही कॉइन में इन्वेस्ट करोगे जितना आपने उनके बारे में पढ़ा है, जितने को आप हैंडल कर सकते हो। डोंट, आपने ये नहीं करना कि भाई प्रॉफिट के लिए आपने काम करना है। आपने क्रिप्टो करेंसी को समझ के आपने टेक्नोलॉजी को बैकअप करना है। जिस तरीके से हम अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं कि ये कंपनी बढ़ेगी, ये कंपनी ग्रो होगी, तो हमारा पैसा भी ग्रो होगा। ऐसे ही आपने क्रिप्टो करेंसी में जो ग्रो होने के चांस ज्यादा है, आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने स्टॉक मार्केट के केस में मैं काफी सारे इन्वेस्टर ये कहते हैं कि आप एटलीस्ट 50% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है आपका लार्ज कैप कंपनी में होना चाहिए। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये कंपनी रहती हैं, हर क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी सारी कंपनीज हैं, वो पोर्टफोलियो में होती हैं लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करती हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस देती हैं। विद स्मॉल कैप और मिडिल कैप होने की वजह से रिस्क ज्यादा हो जाता है, बट लार्ज कैप के आ जाने से वो रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट मैं काफी सारे इन्वेस्टमेंट को मैं स्टार्टिंग में कहता हूँ कि अगर आपका पहला इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए, वो पहली इन्वेस्टमेंट आपकी बिटकॉइन में होनी चाहिए। बिटकॉइन में क्यों होनी चाहिए? बिटकॉइन में इसलिए होनी चाहिए कि बिटकॉइन में जो एक करेंसी में एट्रीब्यूट होने चाहिए। सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन के बारे में बात करी, तब से ये बात शुरू होगी कि क्या ये करेंसी बन सकती है, नहीं बन सकती। तो अब हम ये सोचते हैं, अभी हम ये बात करते हैं कि क्या ये करेंसी बनने के गुण, एट्रीब्यूट इसके अंदर है नहीं है। 6 चीजें होती हैं जो किसी भी अच्छी करेंसी में होनी चाहिए। वो 6 बातें ये हैं। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या ये 6 बातें, ये 6 एट्रीब्यूट हैं या नहीं है। पहला आता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मींस फाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स अवेलेबल होने चाहिए, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अनलिमिटेड सप्लाई होगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। जिम्बाब्वे का केस आपको याद है कि जिम्बाब्वे में जब वो हुआ था, तब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने ज्यादा करेंसी छाप दी, उसकी वजह से वहां पे महंगाई बढ़ती गई। तो ज्यादा नोट प्रिंट करने से, ज्यादा मनी को सर्कुलेट करने से कहीं ना कहीं महंगाई में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन, फाइनाइट नंबर ऑफ करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। बिटकॉइन में है? आंसर इज यस। सेकंड इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या हम फ्रैक्शन में उस करेंसी को परचेज कर सकते हैं। मतलब आईएनआर की बात की जाए, आईएनआर में रुपया होता है, रुपया पैसा में डिवाइड होता है। यूएसडी की बात की जाए तो वो सेंट में होता है। इसी तरीके से बिटकॉइन भी 8 डेसिमल तक हम परचेज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन को हम 0.00001 अमाउंट बाय करना चाहें तो वी कैन डू, हम परचेज कर सकते हैं। शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में हमें एक शेयर परचेज करना पड़ेगा। तो शेयर्स में डिविजिबिलिटी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन में डिविजिबिलिटी है। थर्ड आता है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, मेरे पास 5-5 रुपए के दो नोट हैं, या 5-5 के 2 कॉइन है, आपके पास 10 रुपए कॉइन है, तो आपस में वो इंटरचेंजेबल है, दोनों की वैल्यू सेम है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही बिटकॉइन के केस में भी है, बिटकॉइन भी आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, बार्टर सिस्टम के केस में ट्रांसपोर्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बट बिटकॉइन के केस में आप इजीली बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप आसानी से बिटकॉइन को भेज सकते हो। ड्यूरेबिलिटी, ऑब्वियसली ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, डिजिटल कोड है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है। नोट तो आपका है नहीं कि भाई फट जाएगा, गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारे जो इंडियन नोट्स हैं वो थोड़े से, उनकी क्वालिटी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन की बिटकॉइन में क्वालिटी को इशू ही नहीं है। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है काउंटरफेटेबिलिटी।
आपने कई बार ये सुना होगा कि ये तो फेक करेंसी है, ये फेक नोट है। इस सीरीज की न्यूज आती है कि इस सीरीज की जो करेंसीज हैं वो फेक अवेलेबल है मार्केट में। बट बिटकॉइन के केस में क्या आपने सुना है कि मेरे पास फेक बिटकॉइन है या इसके पास फेक बिटकॉइन है? बिटकॉइन के केस में कोई भी तरीके की कॉपी नहीं हो सकती, बिकॉज ये कंप्यूटर प्रोग्राम पे चलते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये 6 मेन एट्रीब्यूट थे करेंसी के अंदर जो सारे के सारे बिटकॉइन में अवेलेबल हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, हाँ मैं भी ये मानता हूँ कि जो हमारी मेन करेंसी को ओवरटेक नहीं करेगी, बट साइड बाय साइड ये कई देशों में एप्लीकेबल हो सकती है क्योंकि इसमें करेंसी बनने के एट्रीब्यूट हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली इन्वेस्टमेंट आपकी बिटकॉइन में होनी चाहिए। बिटकॉइन की हिस्ट्री मैंने बता दी, आज की डेट में 47,000 के आसपास ट्रेड करता है। एक बार ये 0 से शुरू हुआ था, फिर ये 100 भी हुआ, 1000 भी हुआ, 10,000 भी हुआ, 60,000 भी हुआ, आज की डेट में भी 47,000 है। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि कितना जाएगा, आई डोंट नो, बट इसमें स्कोप है। करेंसी जितनी फेमस होएगी, रेगुलेशन जितनी इसके ऊपर आएंगी, कंपनीज जितना इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगी, उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों वैल्यू क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कैप अवेलेबल है, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन अवेलेबल है। सभी लोग चाहेंगे कि मैं इसको होल्ड करूं, सभी लोग चाहेंगे मैं होल्ड करूं, और पैसा अगर मैंने कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं बिजनेस करना है, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशन मैं इसको यूज करूं। एक फ्रैक्शन की बात हो रही थी, आप बिटकॉइन को फ्रैक्शन में परचेज कर सकते हो। बिटकॉइन क्या किसी भी कॉइन को फ्रैक्शन में परचेज कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में आप रिलायंस का एक शेयर परचेज नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी का आप फ्रैक्शन में शेयर परचेज नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ यूएस मार्केट आपको मौका ऐसा देती है, यूएस स्टॉक मार्केट, कि अगर आपने किसी कंपनी का फ्रैक्शन में शेयर परचेज करना है, देखिए वो उन्होंने भी इस चीज को पहले से अपना लिया। डिविजिबिलिटी उनके शेयर्स में है कि उनके शेयर आप फ्रैक्शन में परचेज कर सकते हो। अगर आप आधा शेयर गूगल का, अमेजोन का परचेज करना चाहो, यू कैन परचेज, यू कैन बाय, बट इन केस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट यू हैव टू बाय एटलीस्ट 1। बट बिटकॉइन के केस में आप बाय कर सकते हो फ्रैक्शन में। बिटकॉइन लार्ज कैप का कॉइन है, आप इसको परचेज कर सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्केट कैप, सबसे ज्यादा रेपुटेशन बिटकॉइन की है। मैं जो कंपनी की बात कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट होगी, डेल होगी, काफी सारी कंपनीज ने डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कहीं होटल में भी यूएस काफी आगे चलता है, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कल ये मैं आपके लिए 3-4 फ्लो चार्ट लेके आया हूँ। ये एक दिन का डेटा है। सबसे पहला जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इससे बताना चाहता हूँ मैं आपको कि कितनी ज्यादा वोलेटाइल ये मार्केट है। ये वो कॉइन्स है जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। देखिए ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन कल में 3.58% बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में ऐसा महीने में 2 महीने में देखने को मिलता है कि इतनी हमारी जो रिटर्न है वो आ रही हो। इथेरियम भी ये नंबर 1 रैंक है, इसकी नंबर 2 रैंक है। नंबर 2 रैंक का मतलब है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 और नंबर 2 पे स्टैंड करते हैं। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैंने आप जैसे आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपने अच्छे कॉइन, अच्छी क्रिप्टो करेंसी जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनी है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ये एक दिन में 9% बढ़ गया। बड़ी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, ये डाउन भी हो सकता था। मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि कितनी ज्यादा वोलेटाइल ये मार्केट हो सकती है। अब जो कॉइन हो रहा है ये भी आपके लिए अच्छा हुआ कि ये कल इतनी ज्यादा इसके अंदर उछाल देखने को मिली कि मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता हूँ। देखिए ये मेटल नाम का एक कॉइन है, इसको हम काफी 1-1.5 महीने से ट्रैक कर रहे थे। हमारे हिसाब से ये कॉइन इट विल बी ए फ्यूचर फॉर इंडस्ट्रीज व्हिच आर डीलिंग इन मेटल। तो एक ही दिन में, कल के दिन में, मैं कह रहा हूँ कि ये हुआ ही इस वेबिनार के लिए कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ कि एक दिन में कितना उछाल इसमें आ गया। 73%, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पर, एक दिन में 73% उछाल इसके अंदर आ गई।
ये 373 रुपए में स्क्रीनशॉट दिया था, लेकिन ये 444 रुपए भी एक दिन में गया था। मीन्स 214 से 444 मीन डबल, एक दिन में डबल। इतना ज्यादा इसके अंदर वोलेटाइल देखने को मिल जाती है। ऐसा ये कोई नहीं, ये है इसमें 21% तक की उछाल एक दिन में देखने को मिली। 388 से एक टाइम में 662 हो गया था। मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर मैंने ट्रेडिंग की होती तो मैंने इसमें एक लिमिट लगा चुका होता है, ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाता। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने जिन कॉइन को ट्रेडिंग के लिए रखा है उसमें आप अपना प्रॉफिट पहले ही मान लें कि मुझे इसमें 10% कमाना है, मुझे इसमें 20% कमाना है, 30% कमाना है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्राइस सेल ऑर्डर लगा दें। अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि एक दिन में प्राइस इतनी ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है। यहाँ देखिए कितनी ऊपर जाके 662 से 473 भी आ गया। मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है तो मेरा सेल नहीं हुआ, बट आपने ये श्योर करना है, मेक श्योर कि आप अपने सेल ऑर्डर लगा के चले। अब आता है मेन क्वेश्चन। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोचते भी होंगे या नहीं भी सोचते होंगे, जो स्टूडेंट, मेरा जो लास्ट सेमिनार हुआ था उसमें काफी सारे स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी तो बैन है इंडिया में, लीगल है, लीगल नहीं है, इलीगल है। तो ये क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को उनको आंसर किया। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीइंग लीगल और बीइंग लीगल टेंडर, इन दोनों में फर्क होता है। आप INR में डील करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में पे करने के लिए USD यूज करते हैं, इंडिया में सेल करने के लिए, बाय करने के लिए आप INR का यूज करते हैं। इट मीन्स ये लीगल टेंडर है, INR इज ए लीगल टेंडर। अच्छा, 2018 में ये एक केस है। 2018 में RBI ने बैंक के ऊपर बैन लगा दिया था कि डोंट डील इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के साथ आप डील नहीं करोगे। वहां पर RBI ने इसको इलीगल बता दिया। बट 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था और उसने बैन हटा दिया था। इट मीन्स दे आर लीगल, बट लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप इसको लेन देन के लिए, कि अगर आपने कोई गुड परचेज की है या कोई सर्विस परचेज किया तो उसके बदले में आप बिटकॉइन नहीं दे सकते, कोई भी कॉइन आप नहीं दे सकते। तो इट मीन्स ये लीगल टेंडर नहीं है। अब आपको बात खत्म हो गई, जब लीगल टेंडर ही नहीं है। वेट, सॉल्यूशन इज कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हो, अगर आप कोई चीज परचेज करते हो, सर्विस परचेज करते हो, तो आप उसके बदले में शेयर देना चाहो कि भाई आप एक रिलायंस का शेयर ले लो, मैंने आपको वॉशिंग मशीन ली है, आप एक रिलायंस का शेयर ले लो, वो भी नहीं कर सकते। इट मीन शेयर भी और म्यूचुअल फंड की यूनिट भी लीगल टेंडर नहीं है। आप बात समझ रहे हो कि शेयर और म्यूचुअल फंड भी लीगल टेंडर नहीं है, ऐसे ही बिटकॉइन भी लीगल टेंडर नहीं है। बट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट लीगल है, ऐसे ही बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट लीगल है, इसलिए ये इलीगल नहीं है। ये इलीगल टेंडर है, जैसे शेयर भी इलीगल टेंडर है। तो आप आसानी से इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो अपना पोर्टफोलियो बना के। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट भी अपनी रेगुलेशन लेके आ रही है इसके ऊपर, और वो कहीं ना कहीं इसका बिल की हमें भी वेट है कि इस बिल में वो क्रिप्टो करेंसी को और ज्यादा स्मूथली ऑपरेट करने के लिए कुछ रेगुलेशन लेके आएंगी। अब फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, देखिए अब अभी तक अगर आपने समझा है ब्लॉकचेन को कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, विदाउट थर्ड पार्टी काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। क्रिप्टो करेंसी का भी मैंने आपको बताया कि एक पर्पस के लिए क्रिप्टो करेंसी आ रही हैं। इन सब के पीछे एक मकसद है कि वो लोग अपनी अपनी करेंसी निकाल रहे हैं। कुछ करेंसी जोक में भी आई हैं, जैसे डोजी कॉइन नाम का एक कॉइन है, वो तो ऐसे जोक में बना दिया गया। उसका कोई फ्यूचर है नहीं है, बस उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, उसका कोई बनाने का रीजन नहीं है। वो भी एलन मस्क या कोई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो ट्वीट करते हैं कि हमने ले लिया, डिमांड सप्लाई का चक्कर, ज्यादा डिमांड होगी तो बढ़ेगा। बट ट्रूली सेइंग उसका बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, उसमें ट्रेडिंग हो सकती है। तो अगर बिटकॉइन $0 से $60,000 तक जा सकता है, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी इसके अंदर पावर है।
कितनी इसकी डिमांड है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ही इसका रेट बढ़ रहा है। और जो भी क्रिप्टो करेंसी है आपको फ्रीडम देती है फाइनेंशियली, आपका पर्सनल आईडी होती है, आपकी पर्सनल एड्रेस होता है, पर्सनली आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, अपने लेवल पे ही आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो, अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, थर्ड पार्टी सर्वर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो काफी ज्यादा स्कोप इसके अंदर देखने को मिलता है। बिटकॉइन, काफी लोग बिटकॉइन को ही सपोर्ट करते हैं कि और कोई करेंसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन काफी सारी करेंसी ऐसी भी आ चुकी हैं जो बिटकॉइन से एक स्टेप आगे हैं, जैसे इथेरियम मैंने आपको बताया, रिपल मैंने आपको बताया। तो अभी एक्चुअली फ्यूचर है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। हमने जो समझना है वो टेक्नोलॉजी को समझना है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉइन्स का फ्यूचर है। तो हमने जब टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो हमने उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करनी है। और हमेशा ऐसे लोग हमारे पास होते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से पहले उसमें कमियां बताते हैं और उसमें इन्वेस्ट नहीं करते और काफी लेट आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने बिटकॉइन में पहले इन्वेस्टमेंट 2018 में स्टार्ट किया था करना, 19 में एक दो कॉइन में और किया था। अब मैं पूरे तरीके जो मैंने समझना शुरू करा है वो 2020 के अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया समझना, और 2021 में मैं काफी हद तक स्टॉक मार्केट के बराबर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मैं क्रिप्टो करेंसीज में लेके आ चुका हूँ। और मैं काफी हद तक इनसे जुड़ा हुआ कि कौन कौन से कोई नए आ रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या न्यूज है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के सेमिनार में हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की, जो सिस्टम है वो उसने कैसे आज के सिस्टम को ओवरटेक कर लेगा, ओवरटेक करेगा या नहीं करेगा, बट इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी बातें हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, तो वो अपने को समझनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक, जैसे स्टॉक मार्केट के केस में मनी कंट्रोल की वेबसाइट होती है, वैसे ही मैं आपको एक कोइन मार्केट कैप, आई होप ये सब आपको दिख रहा होगा, कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट होती है, इसमें सारा का सारा डेटा, सारा का सारा जो भी कॉइन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये आप इस पे अगर ये इसका होम पेज है, होम पेज पे आपको आ जाएगा ये बिटकॉइन रैंक वन। रैंक वन का मतलब ये नहीं है कि नंबर वन करेंसी है, रैंक वन का मतलब ये है कि मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर वन करेंसी है, मतलब मार्केट कैप इसकी सबसे ज्यादा है। हो सकता है कुछ टाइम बाद इथेरियम की जो नंबर 2 पे अभी आ रहा है वो नंबर 1 पे आ जाए, तो ये मार्केट कैप है। जैसे मैंने बताया 18 मिलियन बिटकॉइन आज के टाइम पे अवेलेबल है सर्कुलेशन में। 21 टोटल बिटकॉइन है जो सर्कुलेशन में आएंगे, टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन, बट अभी के टाइम पे 18 मिलियन सर्कुलेशन में है, ये बिटकॉइन है। अगर आप नीचे आ जाओगे तो आप देखोगे एक ही पेज पर 100 एक ही पेज पर 100 कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, और इस सबका ये एक जो चार्ट है वो दिया हुआ है। अब देखिए 64 पेज तक अवेलेबल है, इट मीन 6400 करेंसीज अवेलेबल है। कोई कभी डिलिस्ट हो जाती है, कभी नई करेंसी आती है, नई करेंसी आती है तो वो दोबारा डिलिस्ट हो जाती है। तो आपने मेनली यही जो मैं कह रहा हूँ कि लार्ज कैप जो कॉइन्स है, लार्ज कैप जो करेंसीज है, उन्हीं को आपने स्टडी करना है। और कोई करेंसी आपको लगती है कि ये फ्यूचर हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स लगी हुई हैं, एक हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक नई राह दिखा सकती है, नई दिशा दिखा सकती हैं, हमारे आज के सिस्टम में जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको इम्प्रूव कर सकती है, तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने इथेरियम को स्टडी करना है, इथेरियम पे हमने क्लिक किया, जैसे ये पहला ऑप्शन आता है रैंक 2, मार्केट कैप के हिसाब से ये रैंक 2 है, ये कॉइन है। सेकेंड आता है वेबसाइट, जैसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैं आपको स्टॉक मार्केट बार बार लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्या चीज होती है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर हम किसी कंपनी को पढ़ते हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट का लिंक होता है, उस कंपनी के बारे में पढ़ने के बारे में जहाँ लिखा हो उसका लिंक होता है। ऐसे ही यहाँ पर इथेरियम की साइट पे जाने का लिंक है, वहां से आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, विकिपीडिया पे पढ़ना चाहो तो वहां पे भी पढ़ सकते हो। सोर्स कोड मेनली जो माइनर्स हैं, जो लोग इसको बनाते हैं, आईटी वाले बंदे जो होते हैं उनके लिए है। व्हाइट पेपर क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है
वैसे किसी भी कॉइन का, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाइट पेपर होता है, उसको आप पढ़ना चाहो तो उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कम्युनिटी में आता है कि ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, इन पर इस करेंसी के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या न्यूज आ रही हैं। अगर आप किसी कॉइन को स्टडी कर रहे हो कुछ टाइम से, तो आप यहाँ पर जाकर उनके बारे में देख सकते हो कि क्या क्या न्यूज उसके बारे में आ रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या क्या न्यूज उसके बारे में, किस देश ने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, किस देश ने अप्लाई करना उसको रोक लगा दिया। तो ये सब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ सामने से मिल जाती है। और ये उसका चार्ट है। चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। चार्ट को, मेन बात तो अगर स्टॉक मार्केट के चार्ट का आपको पता है तो वैसे ये काम करता है। इसको आप 1 डे, 7 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, ऑल वो देख सकते हो। देखिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल ये मार्केट होती है। तो सेम जैसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाके आप इंफॉर्मेशन को देखते हो, वैसे ही आप इसके अंदर उसके चार्ट को देख सकते हो, उस कॉइन के बारे में पढ़ सकते हो, और उसमें क्या क्या न्यूज आ रही है उन सबको आप आसानी से देख सकते हो। इस ये साइट आप नोट कर लो। इस साइट से आपको काफी हेल्प मिलेगी किसी भी करेंसी को स्टडी करने के लिए। तो मेन बात आज के हमारे जो वेबिनार था, मैंने मेनली डेफिनेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें कुछ बातें बार बार जो मैंने रिपीट करी है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी सोल्विंग प्रॉब्लम। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ओनली, इज नॉट ए ट्रेडिंग आइटम। क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, उसमें जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए आ रही है। जो करेंसी चाहे वो किसी भी देश ने बनाई है, अगर वो किसी देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है तो इट मीन्स वो हमेशा ग्रो होएगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी और वो ग्रो होएगी। सेकंड, टेक्नोलॉजी है। कई बार हम सिस्टम को डेवलप होने के बाद ही हमें ऐसा होता है कि ये सिस्टम यार ठीक है, ये सिस्टम में तो काफी अच्छी बातें हैं, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। बट हमने प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी है, हमने सिस्टम को समझना है, हमने टेक्नोलॉजी को बैक करना है, टेक्नोलॉजी अपने आप को खुद को अवेयर करना है और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी अवेयर करना है। आज मेरे पास अब ऐसी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न आनी शुरू हो गई हैं जो क्लाइंट्स मुझे बता रहे हैं कि हमने ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में इतना इन्वेस्ट करके इतना प्रॉफिट कमाया, उसका क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में हमारी डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है कि कैसे हम उसको लीगली टैक्स पे कर सकते हैं, करना है या नहीं करना, वो सब हम उसमें देख रहे हैं। तो आपने कुछ जो व्हाइट पेपर है किसी भी करेंसी का, उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है और साइड बाय साइड उसको लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट में ट्रैक भी करना है। आप उसमें ट्रेड करना चाहो ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट करना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, माइंड करना चाहो माइंड भी कर सकते हो, एक्सेप्ट करना चाहो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो फॉर द गुड्स जो आप गुड्स बेच रहे हो। और ये माइंड की मैंने आपको बताई थी कि सीए विवेक खुराना जी ने आज एक कॉइन लॉन्च किया, उसके बारे में अगर आप उनको जानते हो तो उनको आप कॉल करना, उसके बारे में पूछना, आपको माइनिंग की काफी सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। और आज मेरे हिसाब से $0.002 USD पे लिस्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो आप उसको प्लीज एक बार देखना चाहिए। हमारी ही इंस्टीट्यूट के किसी मेंबर ने, हमारी फैटर्निटी के किसी मेंबर ने कॉइन लॉन्च किया है, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब स्टॉक मार्केट के केस में एक सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट में सबसे आखिरी के लिए रखा है। मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं कि डोंट पिक द स्टॉक, पिक द कंपनी। काफी सारे लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रेट को देखते हैं कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, शेयर के प्राइस के हिसाब से कि शेयर का प्राइस 100 रुपए का या 10,000 रुपए का, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं इनको कहता हूँ कि ये गलत है। आपको कंपनी को पिक करना है। अगर कंपनी अच्छी है तो आपका शेयर, आपका स्टॉक हमेशा ग्रो होएगा। ऐसे ही मैं क्रिप्टो करेंसी केस में कहता हूं कि अगर आपने सही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो आपकी वैल्यू पक्का इंक्रीज होएगी। अगर आपने सिर्फ उसके प्राइस के हिसाब से कि आज लॉन्च हुआ है, इसका रेट है कम, आज इन्वेस्ट कर दो, बट आपने पढ़ा ही नहीं कि क्या
1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आई हैं और 3-3 दिन में बंद हो चुकी हैं और लोगों का पैसा डूबा भी उसके अंदर है, क्योंकि उन्होंने यही गलती करी कि यार अभी आई अभी लगा दो। आपने क्रिप्टो करेंसी को समझना है कि इसकी क्या टेक्निक है, क्या ये प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली है या नहीं करने वाली, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये लाइन याद रखिएगा, डोंट पिक द स्टॉक, पिक द कंपनी, डोंट गो फॉर प्रॉफिट, गो फॉर रिलायबल क्रिप्टो करेंसी। और अगर आपने और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने YouTube चैनल पे भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही सीरीज शुरू करी है। 2 वीडियो आ चुकी है, हर वीक में एक वीडियो आएगी। अगर आप हर टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर लेना, जो भी सीरीज है पता लग जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वेबिनार है, जो अगर आपका हल्का सा मिस हुआ है, तो अगर मुझे सोनीपत ब्रांच और हिसार ब्रांच अलाउ करेंगे तो इस वेबिनार को भी मैं अपलोड कर दूंगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझे कोई सवाल आपका अगर रह गया आपने पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। और ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपको पीपीटी अगर ये चाहते हो मैं शेयर करूं तो आप मुझे ईमेल करना, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो मेरी साइड से आज के लिए इतना था। अभी आधा घंटा पड़ा है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को आज इतना ही बनाया था ताकि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को मैं बता सकूं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी इंट्रोडक्शन है। और अब मैं ये चाहूंगा कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप क्वेश्चन है, मैं आपसे कोई पूछना है तो पूछ लो। एनी मेंबर किसी को क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकता है। सेटिंग्स चेंज हो गया, वो अपना आपको अनम्यूट करके और कोई भी क्वेश्चन सौरभ से डायरेक्ट कर सकते हैं आप। किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी तक तो किसी क्वेश्चन नहीं है। आई आपके थिंक पास मेरा कोई नहीं, आपके पास मेरा फोन नंबर आई होप आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा या सेव कर लिया होगा। मैं फिर भी आप लिख एक देता बार सौरभ भाई एक बार आप दोबारा बोल दीजिए फिर भी अपना मोबाइल हाँ, नंबर। मैंने चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर लिख दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका हो तो आप मेरे से वहां पूछ लें। अगर आपको पीपीटी चाहिए हो तो आप मेरे से मांग लें, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए टॉपिक हैं, ये एक टॉपिक ऐसा है, स्टॉक मार्केट को भी हम आज तक समझ रहे हैं। कल भी हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ था, स्टॉक मार्केट को आए हुए इतने साल हो चुके हैं, क्योंकि ये एक गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। और इस वाले पार्ट को क्रिप्टो करेंसी एक नई चीज निकल के आ रही है जो हमें समझनी पड़ेगी। तो आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं ईमेल आईडी भी इसमें लिख देता हूँ। ओवर टू करज जैन। Thank you very much Gaurav bhai for taking a wonderful deliberation and your knowledge with us, with the members of Sonipat branch and Sirsa branch. I think सब लोगों को काफी अच्छा टॉपिक लगा आपका और आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया भी सही। तो जो भी न्यू कमर्स हैं मेरे जैसे, मैं तो कहूँगा आई एम न्यू कमर टू दिस इंडस्ट्री बेसिकली इन्वेस्टिंग। सो काफी अच्छा लगा आपका सुन के एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मच ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अभी मेनली मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही मैंने डील किया आप लोगों के सामने। अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो विद इन 1 वीक और 2 वीक या जो जैसे भी टाइम लगे, मैं इसके आगे जो कैसे आपने कॉइन को स्टडी करना है, कैसे क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में चेंज लेके आ रही है, हम उस पर जाने से पहले हम वो भी अगले पार्ट में उसको डील कर लेंगे। ओके सौरभ भाई, चलो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सौरभ।